स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जीवाणुओं में लैंगिक जनन, जिसे हम आनुवंशिक पुनर्योजन यानी कि पुनर्संयोजन यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आनुवंशिक पुनर्योजन यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। जीवाणुओं में ट्रू यानी कि वास्तविक लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, क्योंकि इनमें युग्मकों का निर्माण और उनका फ्यूजन यानी कि संलयन नहीं होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसमें पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, हैप्लॉइड युग्मक बनते हैं, और हैप्लॉइड युग्मक बाद में फ्यूज होकर एक द्विगुणित जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज से आगे नए ऑर्गेनिजम्स का, प्रोजेनिस का यानी कि संतानों का, ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रू यानी कि वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जिसे इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया के अंदर एक जीवाणु का डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु के अंदर पहुंच जाता है और उसके नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और नया जेनेटिक मटेरियल डेवलप होता है एक का, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का या एक जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो दूसरे में पहुंचकर उसके जो दूसरा जीवाणु है उसके डीएनए से मिक्स होता है, और इसलिए एक नए संयोजन बनते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का या पुनर्योजन का मतलब क्या है, ऐसे कॉम्बिनेशन जो जनकों में यानी कि पेरेंट्स में उपस्थित नहीं होते हैं, नए बनते हैं, हम उन्हें रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। जीवाणुओं में जो आनुवंशिक पुनर्योजन है यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, वो तीन मेथड से होता है। पहला है रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन, और तीसरा है पारक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन। सबसे पहले जो रूपांतरण है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन में एक जीवाणु से एक जीवाणु में अपने मृत रिलेटिव यानी कि संबंधी का जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ माध्यम से वो ग्रहण करता है, और ग्रहण करके अपने अंदर यानी कि अपने न्यूक्लियोइड में, अपने जेनेटिक मटेरियल में उसको इंटीग्रेट करता है, समकालित करता है, अर्थात उसके अंदर उसको जोड़ देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक मृत जीवाणु से डीएनए निकलकर माध्यम में आता है, और माध्यम से वो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए अब दूसरे संबंधी बैक्टीरिया के अंदर पहुंचता है, और अब उसके डीएनए से जाकर वो संयुक्त हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है, समकलित हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में की थी। डिप्लोकोकस निमोनियाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जीवाणु के अंदर की थी। इसका जो विस्तृत अध्ययन था एवरी मैक्लाइड और मैकार्थी ने किया था 1944 में, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है डिप्लोकोकस निमोनियाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस, सूडोमोनास, बैसिलस आदि के कुछ विभिन्न। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमें इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में समझना होगा। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनियाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई निमोनी बैक्टीरिया के दो विभेद यानी कि स्ट्रेन्स प्राप्त किए। ने बोलते हैं स्ट्रेन, एक आर सेकंड और एक एस थर्ड। जो आर सेकंड है वो आर वर्ड बना है रफ से, तो ये रफ कॉलोनीज बनाते थे, और एस वर्ड है स्मूथ के लिए
यानी कि चिकनी कॉलोनीज बनाते थे। तो जब इनको कल्चर किया जाता है तो कल्चर करने पर ये रफ कॉलोनीज बनाते हैं, ये स्मूथ कॉलोनी। कल्चर करने का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके लिए उपयुक्त जो माध्यम होता है वो दिया जाता है जिसमें वो बेहतर ग्रो कर पाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कल्चर करना यानी कि संवर्धन करना। तो कल्चर यानी कि संवर्धन में ये रफ कॉलोनीज बनाते थे। अब रफ कॉलोनीज क्यों बनाते थे? इसमें पॉली सैकेराइड्स कैप्सूल अनुपस्थित होता था। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल इसमें अनुपस्थित होने के कारण ये रफ कॉलोनीज बनाते थे और इसमें कैप्सूल उपस्थित होता है। और कैप्सूल के उपस्थित होने के कारण ये कल्चर में स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। ये उग्र विभेद कहलाते हैं और ये अनुग्र विभेद। अनुग्र विभेद इसको बोलते हैं वायरुलेंट या विरुलेंट, इसको बोलते हैं ए वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट। जिसके अंदर डिजीज या रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है हम उसे उग्र विभेद बोलते हैं यानी वायरुलेंट बोलते हैं। और जिसमें ए माने क्या होता है? अनुपस्थित। तो जिसमें नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? अनुग्र या ए वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट। तो ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है, ये रोग उत्पन्न करता है। अब इन्होंने सबसे पहले R सेकंड जीवाणु को माइस में यानी कि चूहों में ट्रांसफर किया, इंजेक्ट किया। और इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा कि इनकी मृत्यु नहीं होती, डिजीज नहीं होती, जिससे इनकी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो R सेकंड है उसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल ना होने के कारण, इस पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के कारण ही ये डिजीज उत्पन्न नहीं कर पाते। इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होता, इसमें होता है, इसके कारण ये डिजीज उत्पन्न करते हैं। इन्होंने फिर S3 दिया माइस में और अब इनकी मृत्यु। इसके बाद इन्होंने हीट किल्ड S3 दिए। हीट किल्ड का मतलब गर्म करके मृत, जिससे गर्म करा इन्होंने, गर्म करने के बाद जब उसको करा तो वो मृत हो गए। तो मृत S3 को दिया माइस में और इससे क्या हुआ? मृत्यु नहीं होती है। इससे क्या पता चला कि गर्म करने से चूंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद अब ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाते, जिससे चूहों की मृत्यु नहीं हो पाती। इसके बाद उन्होंने क्या काम करा? R सेकंड के साथ हीट किल्ड S3 चूहे। तो वास्तव में इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूहों की मृत्यु होने लगी। तो मृत्यु होने से ग्रिफिथ को कुछ समझ नहीं आया कि भाई हुआ क्यों। क्योंकि वास्तव में R सेकंड के अंदर डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी, रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। इसको गर्म करने से S3 वाले की डिजीज उत्पन्न करने की यानी कि रोग उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो गई। अब जब दोनों को दिया गया मिलाकर तो कायदे में मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, रोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में उनके रोग हो जाता है, मृत्यु होने लगती है। तो इससे ग्रिफिथ को कुछ समझ नहीं आया। केवल ग्रिफिथ ने क्या कहा कि इसके संपर्क में, S3 के संपर्क में R सेकंड चेंज हो गया, क्योंकि ये लाइव था, लिविंग था और ये मृत था। तो S3 के संपर्क में आने पर ये बदल गया, रूपांतरित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उन्होंने शुरू में क्या कहा कि S3 की उपस्थिति में R सेकंड का वायरुलेंट होना, उग्र विभेद में कन्वर्ट होना, डिजीज उत्पन्न करने वाले जीवाणु में परिवर्तित होना, रूपांतरित होना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बाद में
एवरी, मैकलॉइड और मैककार्थी ने 1944 में इसका विस्तृत अध्ययन किया और ये प्रयोग दोबारा से दोहराया। तो दोहराने के बाद उन्होंने देखा कि जो S3 का डीएनए है, इस S3 का डीएनए वो R सेकंड के लिए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस होता है, यानी कि रूपांतरण करने वाला पदार्थ होता है, जिससे R सेकंड उग्र विभेद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो R सेकंड अनुग्र था, वो उग्र विभेद में परिवर्तित हो जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि S3 का डीएनए R सेकंड को रूपांतरित कर देता है, चेंज कर देता है। आजकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा समझी जा चुकी है। जो इसकी जो प्रक्रिया है वो अब वेल अंडरस्टूड है। अब इसमें जो होता क्या है, सबसे पहले ये है R सेकंड सिंपल बैक्टीरिया और ये है S3 इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल। ये पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल हो गई। अब ये डिजीज करने की कैपेबल नहीं है, डिजीज कर सकता है। अब जब उन्होंने हीट किल्ड किया तो हीट किल्ड करने के बाद ये मृत है, तो अब ये मृत S3 है। अब ये माध्यम में उपस्थित होते हैं। तो अब होता क्या है कि माध्यम में आने पर इसमें से डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा निकलकर माध्यम में आता है, ये हो गया डीएनए, और ये इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और ये ग्रहण करने के बाद अब ये डीएनए है, ये अब इसके पास इसका डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है और इसके कारण अब ये अपने चारों तरफ एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल विकसित कर लेगा। इसकी संतानों में भी पॉलीसेकेराइड कैप्सूल उपस्थित होगा। तो अब ये उग्र विभेद में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो मृत S3 डीएनए होता है उसमें से डीएनए का एक छोटा सा पीस निकलकर माध्यम में आता है। माध्यम से ये पीस इस R सेकंड के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ग्रहण करके अब ये अपने ऊपर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल बना लेता है। कैप्सूल बनाने के बाद अब ये वायलेंट यानी कि उग्र विभेद हो जाता है। किसी भी जीवाणु के द्वारा इस डीएनए को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, यानी कि वो अपने अंदर उसका जो लेने के लिए संबंधर माध्यम से या माध्यम से जो अपने अंदर डीएनए ले रहा है, इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? एक जीवाणु द्वारा माध्यम से बाहर से डीएनए को अपने अंदर लेने की क्षमता क्या कहलाती है? कॉम्पिटेंस कहलाती है। तो इस वाले प्रोसेस में जो डिप्लोकोकस निमोनियाe या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe है, उसमें जो कैप्सूल रहित R सेकंड वाले थे, उसके अंदर कैप्सूल युक्त S3 मृत S3 का डीएनए अंदर ट्रांसफर होता है, ग्रहण होता है और इसके कारण ये उग्र विभेद में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हमने माध्यम में S3 ना डालकर इसका S3 का एक छोटा सा डीएनए भी डाल देते हैं, तो ये डीएनए जो है S3 का डीएनए, तो ये डीएनए इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो अगर हम माध्यम में S3 का डीएनए डाल दें या S3 डाल दें, तो दोनों को ही ये R सेकंड रिसीव कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके अब ये उग्र विभेद में परिवर्तित हो जाता है। अब तो R सेकंड रूपांतरण में हमें बस क्या समझ में आया कि मृत जीवाणु से माध्यम के द्वारा जीवित जीवाणु में डीएनए का या आनुवंशिक पदार्थ का आना और आकर उसके अपने डीएनए में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है।
अब इसके बाद सेकंड है संयुग्मन। संयुग्मन में संयुग्मन का मतलब क्या है कि इसकी खोज लेडरबर्ग और टैटम ने 1944 में ई कोलाई में की थी और इसके लिए, इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और संयुग्मन का विस्तृत अध्ययन वुलमैन और जेकब ने ई कोलाई में किया था। अब संयुग्मन में होता क्या है, संयुग्मन वास्तव में है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जीव सबसे पहले पास पास आते हैं, दो जीव एक दूसरे के पास पास आते हैं, इसके बाद इनके बीच की वॉल गल जाती है या किसी और संरचना की सहायता से दो के बीच में एक नलिका लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पुल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और इसमें से ये ए सेल है फॉर एग्जांपल, ये बी सेल है, या ए ऑर्गेनिज्म है, बी ऑर्गेनिज्म है, तो इससे माना कोई जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो जाए, तो अगर ए से बी में जाए या बी टू ए जाए या ए से बी में और बी से ए में इंटरचेंज हुए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले दो जीव पास पास आएंगे, उनके बीच की वाल गल जाएगी या किसी भी स्ट्रक्चर की सहायता से उनके बीच में एक पुल लाइक स्ट्रक्चर या नलिका लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम कॉन्जुगेशन ब्रिज या कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन नलिका या संयुग्मन पुल बोलते हैं। और उसकी सहायता से ए से बी में ट्रांसफर हो जाए जेनेटिक मटेरियल, या बी से ए में ट्रांसफर हो जाए, या ए का बी में और बी का ए में, तीनों ही में से कोई सा भी प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम संयुग्मन बोलते हैं। तो सीधी बात है, संयुग्मन का मतलब है कि कॉन्जुगेशन पुल की सहायता से, संयुग्मन पुल की सहायता से, ब्रिज की सहायता से एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जेनेटिक मटेरियल, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे से पहले में, या पहले या दूसरे में, पहले का दूसरे में, दूसरे के पहले में जाने को हम क्या बोलते हैं, संयुग्मन कहते हैं। अब जो ई कोलाई है उसमें संयुग्मन दो प्रकार से होता है, जिसमें से हम पहला F प्लस और F माइनस के बीच में पढ़ेंगे। F प्लस और F माइनस का मतलब क्या होता है कि जो ई कोलाई सेल होती है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसके साथ एक स्मॉल प्लाज्मिड और प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं F फैक्टर, यानी कि F कारक। F का मतलब है फर्टिलिटी कारक। तो दो तरह की सेल्स होती है ई कोलाई में, एक F प्लस वाली और एक F माइनस वाली, जिसके अंदर F फैक्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें लैंगिक विभेदन पाया जाता है। तो किसी किसी सेल में F फैक्टर उपस्थित होता है, F कारक उपस्थित होता है, उसे हम F प्लस सेल बोलते हैं, जिसमें नहीं होता उसे हम F माइनस बोलते हैं। इसे हम मेल भी बोलते हैं यानी कि नर भी बोलते हैं, और दाता यानी कि डोनर भी बोलते हैं। उसका नाम है F प्लस और डोनर यानी कि दाता, और मेल यानी कि नर सेल। ये ग्राही यानी कि रेसिपिएंट सेल या फीमेल सेल यानी कि मादा कोशिका सेल। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी जीवाणु में जो ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो इनमें जो F फैक्टर है वो F फैक्टर इसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद अब ये जो F फैक्टर है, अब हम इसको F फैक्टर ना कहकर एपिसोम बोलते हैं। एपिसोम क्यों बोलते हैं? एपी मैंने कहा बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ अटैच हो जाता है नॉर्मली,
इसलिए इसका नाम है एपिसोम। और ऐसी सेल क्या बोलते हैं, HFR, मतलब हाई, H फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, F का फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसमें इस सामान्य सेल्स की तुलना में संयुग्मन की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो 1000 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब इसमें संयुग्मन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसका नाम है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि अगर एक का दूसरे में जाता है तो रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, पुनर्योजन बनते हैं, तो उच्च आवृत्ति वाले संयोजित बोलते हैं इसको, तो HFR बोलते हैं। तो इसमें HFR में क्या होता है कि बस सेम टू सेम यही होता है, बस अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल वो यहाँ पर सिंपल आएगा, लेकिन ये वाला जेनेटिक मटेरियल इस वाले में जो ये वाला फैक्टर है F फैक्टर, वो दूसरे वाले के साथ जाकर संयुक्त हो जाता है। अब हम F प्लस और F माइनस सेल्स के बीच में संयुग्मन को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले दो सेल हैं, ये हो गई F प्लस और ये हो गई F माइनस। सबसे पहले ये दो सेल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, इसके बाद सेकंड स्टेप में अब पिलाई की सहायता से ये अटैच हो जाएंगे। जो हमने स्ट्रक्चरल पिलाई पढ़ी थी, और पिलाई में सहायता से अटैच होने के बाद अब इनके बीच में यहाँ पर वॉल हट जाएगी और इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ब्रिज यानी कि संयुग्मन पुल या नलिका विकसित हो जाएगी। अब इसके बाद जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसका, ये मल्टीप्लाई होगा, रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेट होकर अब ये दो कॉपी बनाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में ये कॉपी यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगी, और ये अब F प्लस वाली सेल तो थी, ये माइनस वाली भी सेल F प्लस में चेंज हो जाएगी, और अब F प्लस के कुछ कैरेक्टर्स इसमें विकसित हो जाएंगे। तो सबसे पहले दो सेल्स, एक F प्लस और एक F माइनस बिल्कुल पास पास आएंगी। दूसरे स्टेप में अब सेक्स पिलाई की सहायता से वो अटैच हो जाएंगी। तीसरा, पिलाई की सहायता से दोनों के बीच में संयुग्मन नलिका यानी कि संयुग्मन पुल या कॉन्जुगेशन ब्रिज और कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद जो एक F प्लस वाली सेल्स है उसके अंदर जो F फैक्टर है वो F फैक्टर रेप्लिकेट होगा, और F फैक्टर रेप्लिकेट होकर अब अपनी दो कॉपी बनाएगा। इसके बाद अब ये दूसरी कॉपी इसमें से निकलकर इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, और अब ये F प्लस वाली सेल तो थी, ये वाली जो F माइनस सेल थी वो भी F प्लस में चेंज हो जाएगी, और उसके बाद ये सेक्स पिलाई हट जाएंगी और दोनों जीवाणु अलग अलग हो जाएंगे, और F माइनस सेल्स के अंदर F प्लस वाली सेल से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है, और F माइनस सेल F प्लस में चेंज हो जाती है, और F माइनस सेल्स जो पहले थी अब उस F प्लस सेल्स के बनने का उसमें कुछ कैरेक्टर F प्लस वाले विकसित हो जाते हैं। अब जो HFR है उसमें भी सेम होता है, बस अंदर क्या है, जो F फैक्टर इसके अंदर विकसित हुआ था तो सेम टू सेम उसमें भी ऐसे ही रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके वो दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर होगा। लेकिन वो जो सिंपल फैक्टर था जो ऊपर प्रेजेंट था, जो अलग प्रेजेंट था जेनेटिक मटेरियल से या न्यूक्लियोइड से या केंद्रकाप से, बस अब वो निकल कर दूसरी जगह भी उसी जगह जाकर जुड़ जाएगा जहां पर वो पहली वाली सेल्स में उपस्थित था। इसके बाद पारक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज एंटी जिंडरनेल एल लीडरबर्ग ने टाइफाइड जीवाणु साल्मोनेला टाइफी में की थी। तो साल्मोनेला के अंदर इन्होंने ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया। ट्रांसडक्शन वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक जीवाणु का डीएनए यानी कि दाता का डीएनए
ग्राही जीवाणु में यानी कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया में एक वायरस जिसका नाम होता है जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज, उसकी सहायता से ट्रांसफर होता है। इसके लिए आप ये समझे कि सबसे पहले ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। तो सबसे पहले इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है, यानी कि जीवाणु भोजी से अटैच हो जाता है। ये इसका डीएनए है, इसका वायरस का वायरल डीएनए। नेक्स्ट स्टेप में अब ये क्या काम करेगा, अपने इस डीएनए को जीवाणु कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर देगा और इसकी जो कैप्सूल है, कैप्सिड है, वो बाहर रह जाएगी घोष के रूप में। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करेगा कि इस जीवाणु के डीएनए को यूज करके अब अपने लिए बहुत सारे डीएनए के पार्टिकल्स बनाएगा। लेकिन चूंकि इसने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को यूज किया है, प्लस इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये यूज करके अपनी जैसे नए पार्टिकल्स बनाता है, इसीलिए इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया की जीन्स भी पहुंच जाती है। उसका प्रभाज यानी उसका छोटा सा पार्ट भी उसके अंदर उपस्थित होता है। अब इसके बाद इसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग भी बन जाएगी, यानी कि वायरस का पूरा पार्टिकल डेवलप हो जाएगा। और लगभग 200 संतति वायरस एक सेल के अंदर विकसित हो जाते हैं और उसके बाद इस सेल के फटने से ये सारे वायरस जो हैं अब मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इन वायरस में थोड़ी सी बैक्टीरियल जीन भी उपस्थित होती है। अब जब ये वायरस किसी नए जीवाणु पर अपना संक्रमण करने के लिए अपने आप को यहाँ अटैच करके अपने डीएनए को अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो इस पर बैक्टीरियल जीन्स इसके अंदर पहुंच जाती हैं और ये बैक्टीरियल जीन जब दोबारा से इस बैक्टीरिया का डीएनए को यूज करेंगी तो एक बैक्टीरिया ए की जीन, माना फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बैक्टीरिया बी है, तो इस बैक्टीरिया ए की जीन इस बैक्टीरिया बी के अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में यानी कि दाता जीवाणु से ग्राही जीवाणु में डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, वो एक वायरस बैक्टीरियोफेज की सहायता से होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पारक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन कहते हैं। और जो ट्रांसडक्शन है वो भी दो प्रकार का होता है, स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड एक में जो होता है उसमें से कुछ विशेष जीन जाती है और एक में कोई भी जीन से, लेकिन प्रोसेस सब में लगभग सेम ही होता है। और ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में इस वायरस के थ्रू पहुंचता है या वायरस के डीएनए के थ्रू पहुंचता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन सेम चीजें हैं, बस अंतर क्या है कि तीनों मेथड में अलग अलग
तरीके से जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में पहुंचता है। तो आनुवंशिक पुनर्योजन यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिससे एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु से जाकर मिक्स हो जाता है। ये 3 मेथड से हो सकता है, रूपांतरण, संयुग्मन और पारक्रमण। रूपांतरण में एक जीवाणु से जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में माध्यम के थ्रू जाता है, यानी कि मीडियम के थ्रू जाता है और वहां जाकर वो रिकॉम्बिनेशन बनाता है, नए पुनर्योजन बनाता है। इसके बाद दूसरा संयुग्मन में दो बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, पास पास आते हैं, उनके बीच में पिलाई के द्वारा कनेक्शन हो जाता है और एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अब डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या पुल के थ्रू या ब्रिज के थ्रू या किसी ट्यूब के थ्रू लाइक स्ट्रक्चर से जाता है। और जो पारक्रमण है, इसमें एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में एक बैक्टीरियोफेज वायरस की सहायता से जाता है, विषाणु की सहायता से जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में माध्यम के थ्रू जाएगा, संयुग्मन में दो बैक्टीरिया के पास क्लोज कांटेक्ट के कारण जाएगा और ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वायरस के थ्रू जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।